अक़वाम मुत्तहिदा के 79 साल मुकम्मल हो गए। तकरीबन 8 दिहाइयों से हल तलब मसला कश्मीर आलमी इदारे के चेहरे पर बदनुमा दाग की सूरत है। इस नाकामी को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया आयशा। देखें कि बदकिस्मती से देखें कि एक इंटरनेशनल अरीना में हम देखते हैं तो डबल स्टैंडर्ड से दोहरा मयार है। और जब आप देखें, जब कश्मीर को हम कंपेयर करते हैं विद ईस्ट तैमूर, तो वहाँ पे फ़ौरन इसका एक चंद साल पहले इसका एक सोल्यूशन निकल आया। वहाँ पे पहले साइट उन्होंने करवाया, रिकॉर्डिंग ली, वहाँ पे उन्होंने उसको इंडिपेंडेंस दिलवा दी इंडोनेशिया से। जब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है तो बदकिस्मती से ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। और देखें 2019 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़े अरसे के बाद एक वहाँ पर डिबेट हुई थी, और जिसमें तमाम जो परमानेंट और जो 10 दूसरे मेंबर होते थे वो उसमें शामिल थे। लेकिन उस डिस्कशन में भी जो मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल के, वो डिवाइडेड थे जी। और उनका कुछ का ये कहना था कि जी ये जो बातचीत है ये बायलैटरल है, तो इट शुड बी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उससे भी काफ़ी वो डैमेज हुआ है, स्पेशली जिसकी वजह से अब जब बायलैटरल का बात करते हैं तो देखें इंडिया तो वहाँ पे इस बात करने को तैयार नहीं है, वहाँ पे वो चेंजेस इसमें ला रहा है। ताहम एक बात तय है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे शामिल है, इसके रेजोल्यूशन इंटैक्ट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन सर अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशंस में पाक फ़ौज भी हमने पाक फ़ौज का किरदार भी भरपूर देखा है। इसके बावजूद मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में कभी भी तरजीह के तौर पर सामने नहीं आ सका। इस इशू पर ज़्यादा बात भी नहीं होती है। पाकिस्तान के भरपूर ताउन के बावजूद आलमी इदारे की इस बेएतनाई की वजह आपको क्या लगती है? देखें, आप एक तो बात ये सही कह रही हैं कि यूनाइटेड नेशन में इस वक्त भी पाकिस्तान वन ऑफ द कुछ चंद साल पहले वाज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट। इस वक्त भी हमारे तकरीबन 2600 के करीब ऑल रैंक से डिप्लॉयड हैं और 7 के करीब मिशन है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारी एक बड़ी अच्छी तारीख है पाकिस्तान की, 2.5 लाख के करीब हम हमारे जो सिक्योरिटी जो ट्रुप्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 48 मिशन से 29 कंट्रीज में, तो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की, तो फिर मैंने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल डिवाइडेड है, इंडिया का इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो हम देखें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने कई दफ़ा कहा, और फिर पाकिस्तान जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये एक इश्यू है, दिस इज द कोर इश्यू बिटवीन द टू कंट्रीज। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं मीडिएट करने में। इवन अमेरिकन ने भी एट टाइम्स कहा कि हम मीडिएट करने को तैयार हैं, और वो ये समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर जो कोर इश्यू है और फ्लैश पॉइंट है, इट इज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। देखिए हमने जंगें लड़ी, टेंशन रीजन में क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू एंड कश्मीर का मसला सेटल होता है तो पाकिस्तान और इंडिया का तो कोई इशू नहीं है। तो लेकिन ताहम ये बदकिस्मती से ये इशू है। जिस तरह मैंने कहा कि कुछ जो कुव्वतें हैं इंटरनेशनली वो इन बात चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इंडिया उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाई है रीजन में या इंडो पैसिफिक रीजन में। सो दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने अपना स्टांस से हमने पीछे हटना नहीं है, और भी अंडरस्टैंड कीजिए जब तक ये डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि देखें यूनाइटेड नेशन में जो पार्टीज हैं ये पाकिस्तान है, इंडिया है और जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने डिसाइड करना हमने किस तरफ जाना। दैट्स वाई यूनाइटेड नेशन कमीशन एक बना था 1948 में। फिर मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप भी पाकिस्तान में जहाँ पे लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल में तमाम चीज़ें थी, ऐसी डेवलपमेंट हुई। फिर इंडियन जो लीडरशिप थी, चाहे वो गांधी थे या उसके बाद नेहरू थे, वो रिकॉर्ड पे हैं, उनके जो आइडियोज भी हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी हैं, जिन्होंने हर दफा कहा है कश्मीर का सलूशन जो होगा वो वहाँ के लोग करेंगे। अच्छा सर, एक और भी सवाल है, कश्मीर के साथ हम का भी जिक्र करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों पर नाजायज़ कब्जे की मुद्दत भी अक़वाम मुत्तहिदा की उम्र के बराबर है, लेकिन क्या वजह है कि आलमी इदारे ने बदअमनी से मुतासरा इन दोनों मुल्कों और ख़ित्तों में जो सैकड़ों अमन मिशन भेजे हैं, लेकिन कश्मीर और फ़लस्तीन में अमन फ़ौजों के ज़रिए अमन का ख्याल आलमी इदारे को नहीं आया? इन दो ममालिक में क्यों नहीं अमन फ़ौजें भेजी गई? जी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेजमनी की, जो हेजमनी है, जिस तरह मैंने कहा इंडिया की यहाँ साउथ एशिया में उनकी कोशिश है, वो समझते हैं पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट हर्डल,
उसके अज़ाइम में जो अखंड भारत की बात कर रहा है, फिर जैके इंटरनेशनल सपोर्ट उनके पास है। मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप तो पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं, उन्होंने इंडिया ने अलाउ ही नहीं किया। बिल्कुल एक वो बात है। सेकंड देखें कि जो यूनाइटेड नेशन में इम्बैलेंस है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कई दफ़ा कहा है कि जस्टिस पे होने चाहिए, इक्वलिटी पे होने चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्बैलेंस है उसको दूर करना चाहिए। छोटे ममालिक जो है या लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। देखिए तमाम डिसीजन ये 5 ममालिक लेते हैं, एक वीटो कर देता है और डिसीजन उसके अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन गजा की सूरत हाल को आप देखें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक यूनानिमस थे एक डिसीजन में जब कहा कि सीज फायर हो, और जिसमें अमेरिका ने एब्सटेंड किया था, लेकिन इसके बावजूद वो इम्प्लीमेंट इजराइल ने नहीं किया ऑन ग्राउंड। इजराइल ने मतलब यहाँ देखे कि एक रॉक स्टेट और उन्होंने अपनी वो हटदर्मी दिखाई, उन्होंने नहीं किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी कंसेंसस के साथ रेजोल्यूशन फॉर सीज फायर, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो ताहम गजा की सूरत हाल में अमेरिका की एक ये प्रपोजल शामिल थी कि एक वहाँ पे पीस मिशन भेजा जाए जिसमें रिप्रेजेंटेशन मिक्स हो, अरब्स भी हो या यूरोपियन के लोग इसमें शामिल हो, उसको भी इजराइल ने तस्लीम नहीं किया। सो बदकिस्मती ये है कि इजराइल जो है बिल्कुल आप समझ लें हैज़ बिकम ए रॉक स्टेट, अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी चीज़ों जो डिसीजन से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो जिसकी वजह से हम यही कह सकते हैं कि इम्बैलेंस जो रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ओआईसी की तरफ से एक मुस्लिम कंट्री के वहाँ रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए, छोटे ममालिक के होने चाहिए। जहाँ इंडिया कोशिश में लगा हुआ है कि मैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनूं और वहाँ पर उनके हालात देखें, जिस तरह वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उसके बाद मेनलैंड इंडिया में जो कुछ मुसलमानों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है। सही कहा आपने। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे, अमन मिशंस में पाकिस्तान की फ़ौज अक़वाम मुत्तहिदा की हमेशा से तरजीह रही है, क्या वजह है इसकी? क्या ये बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप का नतीजा है या पाक फ़ौज की कारकर्दगी इसकी डिमांड है? देखें जी, मैं खुद भी एक यूएन मिशन का हिस्सा रहा हूँ, तो मेरा ख्याल में ये क्रेडिट जाते हैं तो अफवाज पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म, दैट इज नंबर 1 है। इसके बाद हमारे जो लोग, हमारे जो ट्रूप्स आते हैं, वो कमिटमेंट जो हमारी है वो है। फिर देखें एक डिसिप्लिन फोर्स के तौर पे हम जाते हैं वहाँ पे, और फिर जो लीडरशिप वहाँ पे होती है, जो भी कमांडर्स होते हैं या वेदर दे आर इन फोर्स हेडक्वार्टर में है या कंटिजेंट कमांड कर रहे होते हैं, तो वो जिस तरीके से लेके फौज को चलते हैं बेसिंग ऑन दी इंस्ट्रक्शन जो हमारे जनरल हेडक्वार्टर से मिलती हैं। तो जब भी कहीं भी पाकिस्तानी कंटिजेंट होता है वो टॉप होता है हर शोबे में, चाहे वो रिहेबिलिटेशन की बात होती है, रिपेट्रिएशन की बात होती है, रिकंस्ट्रक्शन की बात होती है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। वो हमेशा कहते हैं पाकिस्तानी कंटिजेंट होना, पाकिस्तानी बटालियन आनी चाहिए, पाकिस्तानी इंजीनियर बटालियन होने चाहिए। अब रिसेंटली मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। देखें जो फोर्स कमांडर है साउथ सूडान में, वो लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम मोहन एक इंडियन है। तो उन्होंने रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक लेटर लिखा है और उन्होंने अप्रिशिएट किया है पाकिस्तानी कंटिजेंट जो उनके अंडर कमांड है, और उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल है, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। तो बहुत बड़ी बात है कि एक इंडियन जनरल का ये कहना है। फिर सेकेंडली देखिए एक और लेफ्टिनेंट जनरल है जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, वो अफ्रीकन है, एम्फरी प्रॉब्ली उनका नाम था। उन्होंने भी अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी कंटिजेंट जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में है, स्पेशली वहाँ पे हमारे एविएशन यूनिट्स हैं। सो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस देखें कि पाकिस्तान की जिस तरह यूनाइटेड नेशन में कंट्रीब्यूशन है, सो इट इज़ प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन जो पाकिस्तानी कंटिजेंट को दुनिया भर में मुमताज़ कर। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।